नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम चीन के इतिहास पर चर्चा करेंगे और आज के लिए जो हमने टॉपिक चुना है वह टॉपिक है प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध और उनके परिणाम। चीन के इतिहास में अफीम युद्धों का बड़ा महत्व है। आधुनिक चीन के इतिहास में एक चीनी मार्क्सवादी इतिहासकार का मानना है कि वास्तव में चीन में अफीम युद्ध के बाद ही आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। इसी युद्ध से चीन का साम्राज्यवाद के खिलाफ मध्यवर्गीय लोकतांत्रिक संघर्ष प्रारंभ होता है। मित्रों, ब्रिटिश आक्रमणकारियों द्वारा एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में यह पहला युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप चीन अर्ध उपनिवेश में परिवर्तित हो गया। औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी यूरोप में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ ही पश्चिमी विश्व के समुदाय में प्रमुख आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी। और इनमें जो पहली समस्या थी वह थी अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजारों की आवश्यकता। यानी कि औद्योगिक क्रांति के जरिए, मशीनीकरण के जरिए उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस उत्पादन को कहाँ पर बेचा जाए। दूसरी समस्या थी कच्चे माल की समस्या। शताब्दियों पूर्व संसार में सर्वाधिक विकसित साम्राज्य चीन ने पश्चिम के प्रत्येक व्यापार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अपनी सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था से चीन पूरी तरह से संतुष्ट था और जो यूरोप के राज्य थे वो चीन का द्वार खोलना चाहते थे, लेकिन चीन बराबर इनकार कर रहा था। प्रारंभिक पश्चिमी चीनी व्यापारिक संबंधों का संतुलन वो पूरी तरह से चीन के पक्ष में था। चीन जो है वो चाय के साथ साथ रेशम, सूती कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन और दूसरी निर्मित वस्तुओं को निर्यात करता था, लेकिन आयात के नाम पर वह केवल कुछ रासायनिक जड़ें तथा कुछ खाद्य पदार्थ इत्यादि विदेशों से स्वीकार करता था। सन 1796 ईस्वी में 1796 में चीन के सम्राट शियन लुंग ने इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय के व्यापारिक प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए उसको पत्र लिखा था कि हमारे पास सब कुछ है, आपके देश में निर्मित वस्तुओं का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। चीन के सामंत विदेशों से किसी भी प्रकार व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें भय था कि पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियां चीन के सामंतवादी व्यवस्था को तोड़कर एक नई पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देंगी और जिसके परिणाम स्वरूप चीन के सामंतों को उनके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। एक इतिहासकार के अनुसार विदेश नीति में प्रगतिशील शत्रुओं से अछूता चीनी साम्राज्य आधुनिकीकरण की आवश्यकता से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रहा। यानी कि चीन जो है वो आधुनिकीकरण को आवश्यक नहीं मानता था। सन 1793 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक निरंतर प्रयत्न करने के उपरांत भी ब्रिटिश व्यापारियों को चीन में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। यूरोप का व्यापारी वर्ग इस बात को समझने के लिए बाध्य हो गया कि चीन के द्वार को ऐसी कौन सी वस्तु बेचकर खोला जा सकता है। तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि जिस वस्तु का निर्यात चीन में किया जाए उसका आकार छोटा हो, परंतु उसका मूल्य अधिक हो और उससे से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो पश्चिमी देश जो है वो चीन से जो कुछ भी खरीदते थे उसके लिए उनको
चांदी के रूप में भुगतान करना पड़ता था। और तत्कालीन अर्थशास्त्रियों की बात माने अगर, तो तत्कालीन अर्थशास्त्री यह कहते थे कि सोने और चांदी का एक पक्षीय प्रवाह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो पश्चिमी देशों को अपनी संपन्नता तथा समृद्धि में वृद्धि करने के लिए ऐसी व्यापारिक नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे कि उनके सोने और चांदी के भंडार बढ़ें, न कि उनमें कमी आए। ऐसा जो पश्चिमी अर्थशास्त्री थे उनका सोचना था। वाणिज्यवाद 18वीं शताब्दी की एक प्रमुख आर्थिक विचारधारा थी और उसका भी यही आधार वाक्य था कि चांदी, क्यों आधार वाक्य था कि सोने और चांदी के भंडार में वृद्धि की जाए, यही आधार वाक्य था। क्योंकि अगर हम उनका यह मानना था कि यदि पश्चिमी देश सोने और चांदी में भुगतान करते रहेंगे तो सोने और चांदी के भंडार अंतहीन नहीं है, एक न एक दिन उनका अंत हो जाएगा, तो फिर बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी वस्तु की खोज कर रहा था जिससे कि वह चीन की निर्मित वस्तुओं को खरीद सके। 1780 के करीब कंपनी को यह वस्तु प्राप्त हो गई और यह वस्तु थी अफीम। 1781 में व्यवस्थित तैयारियों के उपरांत भारत का अफीम पहली बार चीन भेजा गया। सन 1781 के पहले चीन के लोगों में अफीम का प्रयोग लोकप्रिय था या नहीं, इसको लेकर के इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1781 के पहले भी चीन के लोग अफीम के उपयोग के बारे में जानते थे। खैर, हम इस विवाद में नहीं पढ़ते हैं। इस विवाद में न पढ़ते हुए भी हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि 1781 के पहले चीन में अफीम का उपयोग होता भी होगा तो वह अधिक मात्रा में नहीं होता होगा, परंतु एक बार चीन के लोगों का परिचय अफीम से हुआ तो यह व्यापार बहुत तेजी से फलने फूलने लगा, तीव्र गति से बढ़ने लगा। जल्दी ही चीन से निर्यात किया गया चाय, रेशम तथा अन्य सामग्रियां अफीम के मूल्य को चुकाने में असफल सिद्ध होने लगे तथा चांदी, जो कि अब तक चीन में मूल्य के रूप में आती थी, अब वो चीन की जो चांदी थी वो बाहर जाने लगी। तो 1800 ईस्वी में चीन के सम्राट ने अफीम के व्यापार के शारीरिक और आर्थिक प्रभाव से विचलित होकर के इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया, परंतु उस समय तक केवल चीन के लोग न केवल अफीम के उपयोग की आदत डाल चुके थे, परंतु चीन के समाज में एक ऐसा वर्ग भी उत्पन्न होने लगा था जो कि विदेशी व्यापारियों के लिए काम करता था। आप कह सकते हैं उसका अस्तित्व इस घृणित व्यापार पर ही आधारित था, जिसके परिणाम स्वरूप निषिद्ध होने के उपरांत भी तस्करी और रिश्वत के कारण यह व्यापार निरंतर बढ़ता गया। अफीम का वार्षिक आयात, जो कि 1800 ईस्वी में 2000 पेटियों तक सीमित था, 1838 ईस्वी में यह बढ़कर के 40,000 पेटी तक हो गया। तो इसी से समझा जा सकता है कि अफीम की लत किस तरह से चीनियों को लग चुकी थी। भारत के अफीम के साथ ही साथ अब तुर्की का अफीम भी चीन लाया जाने लगा। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका के औद्योगिकरण के पीछे कार्य करने वाली आर्थिक समितियों में अफीम का यह व्यापार भी एक था। अफीम के व्यापार के साथ ही चीन से चांदी का प्रवाह भी बहुत तीव्र गति से होने लगा तथा 1832 से लेकर के 1835 ईस्वी तक 2 करोड़ औंस चांदी चीन से विदेश जा चुका था। तो इस प्रवाह के कारण चांदी का मूल्य चीन में बढ़ने लगा।
इस व्यापार के सामाजिक परिणामों से चीन की सरकार पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। केवल किसान वर्ग ही एकमात्र ऐसा सामाजिक वर्ग था जो कि अफीम के प्रभाव से अब तक बचा हुआ था, लेकिन शीघ्र ही सामाजिक नैतिकता के पतन का प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। इतिहास में पहली बार चीन का व्यापारिक संतुलन चीन के हितों के विरुद्ध हो गया था। कृषक वर्ग के ऊपर इस तेजी से बढ़ते हुए अफीम के उपयोग का सर्वाधिक आर्थिक प्रभाव पड़ा। अन्न के मूल्य तेजी से गिरने लगे, जबकि जमींदार तथा कर वसूलने वाले अधिकारी अब किसानों से अधिक मात्रा में अनाज वसूलने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1810 ईस्वी के बाद चीन का कृषक वर्ग मंचू राजवंश के खिलाफ विद्रोह करने पर विवश हो गया। परिस्थितियों की बढ़ती हुई भयानकता से प्रभावित होकर और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अंत में मंचू शासकों ने इस व्यापार का अंत करने का दृढ़ निश्चय किया, एक संकल्प किया तथा कैंटन नामक बंदरगाह पर उन्होंने लिन त्से-सू नामक एक राष्ट्रवादी और कर्मठ अधिकारी को अफीम के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया। जनता को लिन त्से-सू को जनता का बहुत अधिक समर्थन प्राप्त था और उसने ब्रिटेन तथा अमेरिका के व्यापारियों के ऊपर रोक लगा दी। 1839 ईस्वी में लिन ने 2000 पेटी अफीम को छीन करके उसमें आग लगा दी। ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह एक भयंकर चुनौती थी। उनके सम्मुख केवल 3 विकल्प थे। पहला विकल्प तो यह था कि इस विद्रोह को यानी चीन के इस विद्रोह को स्वीकार कर लिया जाए और इस लाभदायक व्यापार का अंत कर दिया जाए। तो स्वाभाविक था कि पूंजीवादी मानसिकता वाले जो पश्चिमी देश थे वो मुनाफे की मानसिकता से ग्रस्त थे और यूरोप के व्यापारी इस विकल्प को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते थे, यानी कि वो अफीम के व्यापार को बंद नहीं कर सकते थे। दूसरा विकल्प यह था कि चीन के इस विद्रोह को स्वीकार करके चीन द्वारा ही निर्धारित नियमानुसार व्यापार करने का विकल्प चुना जाए, जिसका परिणाम केवल यही होता कि इस व्यापार के ऊपर नियंत्रण लगा दिया जाता तथा वह पहले जैसा लाभप्रद न रह जाता, जैसे कि चूंकि वह एक तरफा हो गया था, पश्चिमी देशों को ही इसका फायदा होता था। तो इससे जो है वो यूरोप के व्यापारियों को नुकसान होता। तो यह विकल्प भी इसलिए उनको स्वीकार्य नहीं था। तीसरा विकल्प था चीन के इस विद्रोह का दमन करके चीन को बाध्य करना कि वह पश्चिमी आवश्यकताओं तथा नियमों के अनुसार मुक्त व्यापार के सिद्धांत को स्वीकार कर ले। तो चीनी इतिहासकार सुंग लिंग तू के अनुसार लिन का यह कार्य युद्ध का कारण नहीं बल्कि युद्ध का अवसर था। यह एक ऐसा अवसर था जिसका उपयोग करके विदेश के लालची व्यापारी चीन के द्वार सदैव के लिए खोल सकते थे तथा चीन की आर्थिक प्रभुसत्ता का नाश कर सकते थे। तो अफीम युद्ध के इंग्लैंड, जो कि मुख्य रूप से अफीम चीन में ले आकर के बेचता था, तो अफीम युद्ध के कारण हम ये देखते हैं अफीम युद्ध का कारण क्या था। अफीम युद्ध का कारण यही था कि अफीम के व्यापार पे जो लिन त्से-सू ने रोक लगाई तो उस व्यापार को फिर से खोलना था इंग्लैंड के द्वारा। तो अफीम युद्ध के प्रारंभ के साथ ही इतिहासकार मैथेनियन पेपर के अनुसार चीन का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। चीनी इतिहासकार इसे युद्ध कहते हैं, जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे सांस्कृतिक युद्ध अथवा व्यापारिक युद्ध की संज्ञा देते हैं। वास्तविकता यह है कि अफीम युद्ध साम्राज्यवाद के विकास की एक श्रृंखला थी, जो कि या आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद के विकास की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। और
साम्राज्यवाद को चुनौती देने वाली जो भी ताकतें थीं, उन ताकतों को समाप्त करना साम्राज्यवादी देशों का एक प्रमुख, साम्राज्यवादी देश जो पूंजीवादी देश थे उनका एक प्रमुख कार्य था, और वो किसी भी विद्रोह को का दमन करने के लिए तत्पर थे। तो जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ, प्रथम अफीम युद्ध में चीन की हार हुई और इस युद्ध का अंत 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि के माध्यम से हुआ। यहाँ पर छोटे से वीडियो में पूरा युद्ध का विवरण देना संभव नहीं है, तो हम नानकिंग की संधि की बात करते हैं। तो इस संधि के अनुसार कई बातें हुई, जो संधि की शर्तें थी उनके अनुसार हम कह सकते हैं। नंबर 1, हांगकांग पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। संधि की दूसरी शर्त के अनुसार चीन को 21 करोड़ डॉलर क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार करना पड़ा। तीसरी शर्त के अनुसार दक्षिण चीन 5 महत्वपूर्ण बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोलने को राजी हो गया। ये बंदरगाह थे कैंटन, आमाय, फूचो, निम्पगो और शंघाई। इन 5 बंदरगाहों में विदेशी शक्तियों को दूतावास स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। और चौथी शर्त के अनुसार व्यापार का एकाधिकार, जो अब तक कोहांग के व्यापारियों को प्राप्त रहा करता था, उसका अंत कर दिया गया तथा विदेश से आयात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर साधारण नाम मात्र का सीमा शुल्क लगा दिया गया। तो इस सीमा शुल्क में बिना इंग्लैंड की अनुमति के कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार से चीन ने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप खो दिया तथा अब वे इस स्थिति में नहीं रह गए थे कि अपने गृह उद्योग अथवा कृषि उत्पादन की रक्षा कर सकें। संधि की 5वीं शर्त के अनुसार किसी भी ब्रिटिश अपराधी को चीन के कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता था। ये चीन की न्यायिक प्रभुसत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, आप कह सकते हैं। तो इस विशेषाधिकार का उपयोग करके विरोधियों ने अगली शताब्दी के अंदर चीन के लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, परंतु जिनके लिए उन्हें दंडित करने का अधिकार चीन के पास नहीं था, यानी चीन से ये न्यायिक अधिकार छीन लिया गया था। तो इस संधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी संधि की कि अफीम जिसके कारण यह युद्ध हुआ था उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। फलतः अफीम व्यापार निरंतर बढ़ता गया। नानकिंग की संधि ब्रिटिश आक्रमणकारियों द्वारा चीन पर आरोपित पहली ऐसी संधि थी जिसने कि चीन की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। यह चीन की प्रभुसत्ता पर एक महत्वपूर्ण आक्रमण था, जिसके फलस्वरूप एक स्वतंत्र सामंतवादी समाज से चीन का परिवर्तन एक अर्ध उपनिवेश तथा एक अर्ध सामंतवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। इस संधि के साथ ही साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद ने सहयोग करके चीन के लोगों के शोषण तथा गुलामी को प्रोत्साहन प्रदान किया और इसी के प्रतिक्रिया के रूप में चीन की जनता ने अपने देश के तथा विदेशी शत्रुओं के खिलाफ अत्यंत ही वीरतापूर्ण 1 शताब्दी तक चलने वाला साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो एक बार पराजित होने के उपरांत चीन की दुर्बलता समस्त विश्व के सामने प्रदर्शित हो गई। चीन की इस पराजय का लाभ उठा करके एक के बाद एक विदेशियों ने, अभी तो पहले अफीम युद्ध में वह इंग्लैंड से पराजित हुआ था, लेकिन अब उसकी दुर्बलता विश्व के दूसरे देशों के सामने प्रदर्शित हो गई, वो एक्सपोज हो गया दूसरे देशों के सामने। तो चीन की इस पराजय का लाभ उठा करके एक के बाद एक विदेशियों ने चीन के साम्राज्य पर प्रहार करना प्रारंभ किया, जिसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि 1844 ईस्वी में वमांसिया की संधि के माध्यम से अमेरिका को भी वही विशेषाधिकार प्राप्त हो गए जो कि इंग्लैंड को नानकिंग की संधि के माध्यम से प्राप्त हुई थी।
फ्रांस के साथ वैंकोवा की संधि हुई। उसके उपरांत बेल्जियम, नॉर्वे तथा स्वीडन ने भी इसी प्रकार की संधि चीन के ऊपर आरोपित कर दी। तो अफीम युद्ध के कारण इस प्रकार चीन के द्वार केवल ब्रिटेन के लिए नहीं अपितु समस्त पूंजीवादी देशों के लिए खोल दिए गए। सन 1840 ईस्वी का प्रथम अफीम युद्ध इस कहानी का अंत नहीं परंतु प्रारंभ था। शीघ्र ही हम ये देखते हैं कि द्वितीय अफीम युद्ध के लिए भी परिस्थितियां निर्मित होने लगीं। शीघ्र ही विश्व के पश्चिमी भाग में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ने लगी। नवीन राष्ट्रों का औद्योगिकरण तथा पूंजीवादी विकास 1850 के दशक में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने लगा। मैथीनियन प्रेफर के अनुसार चीन की दीवारों को गिरा अवश्य दिया गया था परंतु अभी तोड़ा नहीं गया था। तो एक प्रकार के संघर्ष का अंत हो गया था परंतु दूसरा संघर्ष धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। तो मित्रों, पूंजीवादी जगत की बाजार तथा कच्चे माल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही थी, निरंतर प्रबल होती जा रही थी। अभी तक इन संधियों के माध्यम से चीन के केवल दक्षिणी भाग पर इन साम्राज्यवादियों को अधिकार प्राप्त हुआ था परंतु उत्तर चीन तथा चीन के आंतरिक बाजार अभी भी उनकी सीमा से बाहर थे। नानकिंग की संधि से समस्या को सुलझाया नहीं गया था बल्कि और उलझा दिया गया था। जहां एक तरफ साम्राज्यवादियों का चीन में संकल्प या उत्कंठा बढ़ती जा रही थी, वहीं पर विदेशियों को असभ्य समझने वाली चीन की जनता के अंदर आक्रोश की भावना भी प्रबल हो रही थी। वे इन असभ्य म्लेच्छों के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक संपर्क रखने के लिए तैयार नहीं थे। विजयी होने के उपरांत भी विदेशियों को यह संबंध नहीं मिल पा रहा था जिसका उन्हें विश्वास था कि वे वास्तविक अधिकारी थे। मतलब विदेशी लोग ये चाहते थे कि चीन के लोग उनसे अच्छा संबंध बना के रखें, उनका आदर करें, लेकिन चीन के लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। अपमानित चीन की महान संस्कृति तथा सभ्यता प्रतिशोध लेना चाहती थी, प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर थी। तीसरी तरफ चीन का सम्राट था जिसने की परिस्थितियों से बाध्य होकर विदेशियों से समझौता तो अवश्य कर लिया था परंतु वह पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दक्षिण में चीन की पराजय की भयानकता से वह पूरी तरह से परिचित नहीं था। हजारों मील दूर पेकिंग में वह विदेशियों की शक्ति का मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं था। चीन बहुत बड़ा देश है, उसकी राजधानी बहुत दूर थी वहां से। तो इस प्रकार 1844 के पश्चात चीन की राजनीति में शक्तियों का एक त्रिकोण उत्पन्न होने लगा। एक तरफ विदेशी जो कि चीन के बाजारों के ऊपर अपने पूंजीवाद की स्थापना करना चाहते थे, इसी तरह चीन की अपमानित जनता थी एक तरफ जो पराजय का प्रतिशोध लेना चाहती थी तथा बिगड़ती हुई परिस्थितियों से अनभिज्ञ चीन का सम्राट था। तो ये त्रिकोण था, एक तरफ विदेशी थे, एक तरफ चीन की जनता थी, एक तरफ चीन का सम्राट था। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष उत्पन्न होना अवश्यंभावी हो गया और 1850 में चीन द्वारा एक तस्करी करती हुई अंग्रेजी नौका के ऊपर आक्रमण करने तथा चीन की हिंसात्मक जनता द्वारा संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक फ्रेंच पुजारी की हत्या कर दी गई, जिससे फिर से पश्चिमी देशों को एक अवसर मिल गया, पश्चिमी सरकारों को युद्ध करने का एक अवसर मिल गया। तो ब्रिटिश नौका पर आक्रमण और फ्रेंच पुजारी की हत्या भी 1856 के द्वितीय अफीम युद्ध का कारण नहीं परंतु आप कह सकते हैं कि द्वितीय अफीम युद्ध का एक अवसर मात्र था। 1856 में इंग्लैंड और फ्रांस ने सम्मिलित रूप से चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1858 में 2 वर्षों के उपरांत चीन को पराजित करने के पश्चात चीन के साथ तियनसुंग में विदेशी शक्तियों ने नई संधियां की।
पुरानी उपलब्धियों के साथ ही चीन के 11 नए बंदरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। यांगसी नदी का उपयोग इंग्लैंड को प्रदान कर दिया गया। पेकिंग में विदेशी शक्तियों का दूतावास स्थापित करने की स्वतंत्रता दे दी गई। ये लाभ सभी देशों को प्राप्त हो गए जिनके साथ प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन ने संधि की थी। पुराने सीमा शुल्क में नियम का संशोधन कर दिया गया तथा प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 5% सीमा शुल्क के रूप में निर्धारित कर दिया गया। अफीम के ऊपर भी 5% सीमा शुल्क लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अफीम व्यापार को वैधानिक घोषित कर दिया गया। और आश्चर्य का विषय यह था कि 1858 में अफीम के व्यापार को वैधानिक घोषित करने का प्रश्न अमेरिका ने उठाया था, जबकि 1858 तक अमेरिका मौखिक स्तर पर सदैव ही अफीम के व्यापार का विरोध करता रहा था। तो चीन की सरकार ने तिएनसेन की संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सम्राट को बाध्य कर देने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस की सम्मिलित सेनाओं ने पेकिंग पर आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर चीन का सम्राट अपने मंत्रिमंडल के साथ पेकिंग से भाग गया। उसके भागने के पश्चात चीन के युवराज ने तिएनसेन की संधि पर हस्ताक्षर किया तथा वैधानिक रूप से चीन की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया। तो मित्रों, अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन की नैसर्गिक अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे पतन होने लगा। विदेशी वस्तुओं के आगमन से चीन के बाजारों में विदेशी वस्तुओं को कम दाम पर बेचा जाने लगा, क्योंकि विदेशी वस्तुओं से चीन के बाजार भर गए थे, तो इसलिए उनका दाम कम हो गया था। और जो चीनी माल था, जो चीन की सामग्री थी, वो ज़्यादा महंगी थी, इसलिए कुछ ऐसा प्रयास किया गया कि लोग जो है सस्ती चीज़ें खरीदें। तो इसका प्रभाव सर्वाधिक चीन के ऊपर पड़ा, जो कि शताब्दियों से चीन की आत्मनिर्भर सामाजिक अर्थव्यवस्था का आधार रहे थे। धीरे धीरे दक्षिणी भागों में चीन के जो दस्तकार थे वो कंगाल होने लगे। चीन की महत्वपूर्ण चांदी विदेश जाने लगी। पहले से ही गरीब किसान और अधिक गरीब होने लगा। जैसे जैसे देश में निर्धनता बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की क्रय शक्ति या खरीदने की शक्ति खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी। लोगों की खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति कम होने का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ना ही था समाज पर। अभी तक चीन का इतना औद्योगिकरण नहीं हुआ था कि वह इन कंगाल दस्तकारों को तथा गरीब किसानों को रोजगार प्रदान कर सके। चीन का समाज टूट रहा था, परंतु कोई भी वैकल्पिक समाज जन्म नहीं ले रहा था। कहने का मतलब चीन का जो पुराना समाज था, चीन का एक समाज टूट रहा था, लेकिन कोई भी वैकल्पिक समाज जन्म नहीं ले रहा था। देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी तथा ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि चीन के लोग अपनी दुर्दशा के लिए न केवल विदेशियों को परंतु अपने शासकों को भी दोषी ठहराने लगे। तो 1852 के उपरांत विरोधी क्रांतियों ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया था, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे ताइपिंग विद्रोह, बक्सर विद्रोह इत्यादि। शासक तथा शासन अपनी लोकप्रियता पूरी तरह से खोने लगे थे। इसी समय जबकि देश निर्धन हो रहा था, उस समय चीनी जनता तथा विदेशी व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करने वाले चीनी व्यापारियों का एक वर्ग निरंतर धनी होता जा रहा था। यानी कि आप कहीं भी देख लें, भारत में भी देख लें, हर जगह जो है एक गद्दार वर्ग जरूर रहता है, जो जिनकी सहायता से विदेशी फलते फूलते रहते हैं। तो चीन इसका अपवाद नहीं था। तो चीन में भी व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग था जो निरंतर धनी होता जा रहा था। प्रारंभ में यह नवीन चीन का मध्यम वर्ग विदेशी पूर्व विवाद पर आधारित था, परंतु समय के साथ ही इसका विकास प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी शक्ति के रूप में होने लगा और यही वर्ग, जिसका जन्म एक साम्राज्यवादी युग से हुआ था, अंत में जाकर साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। तो अपनी पूंजी का उपयोग करके उसने चीन का
आंशिक औद्योगिकरण किया तथा शीघ्र ही राष्ट्रीय बुर्जुआवादी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने लगा तथा अंततः 1911 की क्रांति इसी समूह के संगठित तथा शिक्षित राष्ट्रीय घुसपैठ के कारण हुई। तो मित्रों, संक्षेप में मैंने आपको प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों और उनके परिणामों के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप इस चर्चा पर कमेंट अवश्य करें। चीन का इतिहास और जापान का इतिहास, इस पे मैं आगे भी कुछ वीडियो डालूंगा। अगली वीडियो संभवतः हो सकता है कि 1911 की क्रांति के ऊपर मैं डालूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।